भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आज़ादी मिलने में अभी कितने वर्ष लगेंगे। कोलकाता में निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार करने के बाद हत्या हुई। उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। और यह घटना भी ऐसे समय हुई जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 77वें वर्ष पूरा कर रहा है और 5 ही दिन बाद रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वादा करते हैं, अपनी बहनों के लिए उनकी रक्षा का वादा करते हैं। क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? यह सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस देश की एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। यह सब कुछ उस देश में हो रहा है जहां रक्षाबंधन जैसा त्यौहार मनाया जाता है, जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप भले ही लाइक मत करना, चैनल को ही सब्सक्राइब मत करना, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लोग के पास जरूर शेयर करना, जिससे आगे यह दर्दनाक घटना और किसी के साथ ना हो। तो चलिए आपको सुनाते हैं कोलकाता डॉक्टर की पूरी कहानी। यह कहानी सच्ची है, कोलकाता की एक महिला डॉक्टर की है। फिर भी मैंने इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अगर कुछ गलत हो तो माफी चाहूंगा। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और उनका सपना पूरा ही करना मेरा बहुत बड़ा सपना था। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं तो कुछ निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और इसीलिए मैं आज आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरा जन्म 1993 में हुआ है। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने परिवार को मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हमें एक मध्यवर्गीय परिवार से होने के बावजूद भी मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनेगी, मैं हूं ना। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाओगे। ये बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर ही दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वे सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोग के घरों में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी यह पूरी इच्छा नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले, और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। इसीलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे, क्योंकि अब मेरी पीएचडी पूरी होने वाली के बाद मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी, और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया था, इसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। मुझे याद है मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर ही रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे पसंद भी थीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा,
इसीलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हूँ और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी। 2024 का साल शुरू हो गया। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद था। अब तो मैं अपने बड़ी डॉक्टर भी बन गई थी, इसीलिए मैं अपने माता पिता से कहा, इस साल हम गणपति और दुर्गा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी यह बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कह दिया, मेरी शादी की चिंता आप मत करो, शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, इसीलिए इसे आप मुझ पर ही छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी आनंद से भर जाता था। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वह कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। इसीलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसीलिए मैंने पहले वेतन से माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती तो कभी कभी हफ्ते में 24-36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं। वे 63 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाई लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाइयाँ देने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते थे, हाँ बेटी, लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी नहीं बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम से ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे यह बहुत बुरा लगता था और मैं आवाज़ भी उठाती थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा हमें मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं। कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने इन बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना था। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे अतिरिक्त काम कराया जा रहा था। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए, लेकिन फिर भी मैंने अपने काम को ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिताजी को ये बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते, बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। पिताजी के ये शब्द सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इसीलिए पिछले 6 महीने से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरी दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों में उलझना ही नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय राय नामक व्यक्ति भर्ती हुआ। वह केआरजी अस्पताल के पुलिस चौकी में काम करता था। वह
4-5 साल से यहाँ काम कर रहा था, इसीलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था और उसके लिए उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन इस संजय राय की नज़र बहुत खराब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमने चर्चा होती, लेकिन हमारे प्राचार्य का वह बहुत खास आदमी था और उसके लिए हमेशा काम करता था। इसीलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद हम लोग नहीं चाहते थे। लेकिन हाँ, संजय राय की नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती। इसीलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली, मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही और अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई देना, और रोज की तरह कहने वाली मैं उस दिन जाती हूँ कहकर अपने घर बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरे दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसीलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 अन्य प्रतिष्ठित डॉक्टर मेरे साथ थे। हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय राय भी वहीं था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहाँ से चला गया और हम सबने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। मैं थोड़ी देर बाद फ्री थी, इसीलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं अपनी माँ को फ़ोन नहीं करती थी, तब तक वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया, तभी वे खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी आखिरी बातचीत होगी। माँ ने फ़ोन उठाते ही माँ से पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया। मेरे पिताजी को बीपी की समस्या है, इसीलिए समय पर दवाइयाँ लेना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। उनकी दवाइयाँ कभी भी नहीं छूटनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ख़त्म हो गई। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा न लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह जाकर दवा ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा रात के 11 बजे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवा का इंतज़ाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था, इसीलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताए और माँ से बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने के लिए अपने अगले अध्ययन के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दी जा रहा है। मैं वहां चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सा लेट सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन को देखभाल नहीं कर पा रही थी। इसीलिए किताबों और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। गहरी नींद में थी कि सेमिनार में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका मुझे कोई भी ध्यान नहीं था। फिर क्या, सुबह के समय संजय राय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया। सेमिनार हॉल में कोई आया इसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फिरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय राय जैसा दुष्ट व्यक्ति देखकर मैं बहुत डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे यह समझ आ गया था कि वो मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैंने उनसे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दे,
कह रही थी, लेकिन उसे मुझे जरा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वो थोड़ा डर गया और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज ना निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। जैसा कि अब पता चला, इसका मतलब कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आई। जितना भी मैं कोशिश कर रही थी वो मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा रही थी। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था ये समझ नहीं आया। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी। मैं इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि मेरी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरे स्त्री सम्मान और मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, वो भी बहुत ही निर्ममता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गईं। मेरा चश्मा टूट गया, उसकी किरचे मेरे खून से सने हुए आंखों में घुस गई। मेरे फटे हुए ओठ, मेरी आवाज दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए थे। अनगिनत बार जांघ की हड्डी टूटने तक फैली हुई मेरी टांगें और घायल हुए मेरे जन्नांग। इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैं उन पुरुषों की क्रूरता से मुकाबला किया, लेकिन काश उन पुरुषों में थोड़ी सी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते समय उन्होंने खुद दर्द महसूस किया होता, लेकिन वो दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद कर गए। दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर के स्त्रीत्व का बलात्कार हुआ और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर मौमिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरे की जान बचाने वाली मैं, मेरी जान बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे अर्धनग्न शरीर को अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पड़ा रहा था, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची हुई थी। हमारे सपने एक ही रात में टूट गए। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ काम था। मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे एमडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप करके डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यही लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत करके मुझे पढ़ाया था और एक रात में उनकी मेहनत और पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गई। असल में अगले दिन से क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह मेरी आत्महत्या की खबर मेरे घर पहुंची। आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली है, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो कुछ सोचने की हालत में ही नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी की आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर मेरी हत्या के साबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाजत मिली। बेटी को घायल और अर्धनंगी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए, ये आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले, ये बलात्कार है। माता पिता थे ही, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए जोरदार आवाज उठाते हैं। मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई, इसीलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से पहुंची और फिर पूछताछ शुरू हुई। तब तक काफी भीड़ इकट्ठा हुई। इतनी बड़ी जनता
कि इस आक्रोश से संजय राय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ कहे वो आरोपी अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वहीं खत्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो कोई कह रहा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। मेरे योनि में पाया गया 121 ग्राम वीर्य जो केवल उस आरोपी का बताया जा रहा है, क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटना स्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगीं। उसका क्या? इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? क्या बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं? जनता के बीच घुसकर क्या उन दरिंदों के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर फिर से उन्हें जीने का मौके देने का फैसला किया जा रहा है? पता नहीं अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या भी कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्द ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी। यह मत भूलो कि वो कोई बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है, लेकिन लेकिन सबसे पहले वो एक औरत होगी। 2012 में मेरे जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सजा मिली थी। उसे बहुत देर में न्याय मिला। अगर हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। दोगे ना मुझे न्याय? क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैंने एक डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था। सबको एक देवता के रूप में बचाने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल बनकर रह गई। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझती नजर नहीं आ रही। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर मोमिता, जो कुछ दिन पहले आप में मौजूद थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ संवेदनशील होते तो आज यह महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उभर नहीं पाए, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता की केवल एक ही बेटी थी, लेकिन आज मैं भले ही ईश्वर के पास आ गई हूँ, मगर अब आप सभी बेटे बेटियां मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों बेटे बेटियां उन्हें मिल गए। इसीलिए कृपया मेरे माता पिता की देखभाल करें। मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी हैं। वे किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद नहीं मांगेंगे। यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मेहनत से ही पसंद है। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसीलिए आप ही मेरे माता पिता के बच्चे बन जाएं। जब भी जरूरत पड़े उनका साथ दें, मेरे माता पिता की मदद करें, मुझे न्याय दिलाएं और मेरे माता पिता को भी सुख से जीने का मौका दें। मुझे पता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे माता पिता भी शांति से नहीं बैठेंगे। वे अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। ईश्वर करें मेरे साथ जो हुआ वो किसी और घर की बेटी के साथ ना हो, किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके पास नहीं हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति में भी उनकी आंखें नहीं पोंछ पा रही हूँ। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ, आवाज़ उठाओ, मेरे माता पिता को सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही उनकी संतान बनो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाओ। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार कहूँगा, यह कहानी आप भले ही लाइक मत करो, भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत करो, पर इस कहानी को ज़रूर शेयर करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।